जिस तरीके से झांगुर बाबा का जो केस है वो पूरी दुनिया का एक टॉकिंग पॉइंट बन चुका है, उसी तरीके से नागपुर में भी झांगुर बाबा से जुड़े हुए नेटवर्क का खुलासा होने जा रहा है। हमने देखा है कि यूपी गवर्नमेंट किस तरीके से झांगुर बाबा के जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त कर रही है, उसके ऊपर में अलग अलग कायदे लगाकर। झांगुर बाबा अभी तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उनके जो अनुयायी है, उनके जो लोग हैं, उनके जो गैंग मेंबर्स है, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं और इसका सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है नागपुर से। हमारे साथ अभी एक शख्स है जो ये खुद भुगत रहे हैं। झांगुर बाबा जैसी एक मोटस ऑपरेंडी है जिसके तहत उनकी बहन को भी ब्रेन वॉश कर कर ऐसी जगह ले जाया गया है जिनकी मांग अभी वो ये कर रहे हैं कि उनको उनकी बहन वापस चाहिए। आइए इनसे करते हैं बातचीत और सबसे पहले इनको पूछते हैं कि किस तरीके से इनके साथ जो हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से इनकी बहन अभी क्या इनके साथ में है या फिर वो कहाँ पे है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से ये जो यूपी की तर्ज पे जो झांगुर बाबा जैसा इंसिडेंट नागपुर में आपके साथ हो रहा है, आप ही के घर में हो रहा है, किस तरीके से देखते हो और इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए क्या था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ और पूरे देश को भी बता देना चाहता हूँ। यूपी में जो चीज़ बोली गई है कि झांगुर बाबा का करीब 600 जिलों में कनेक्शन जुड़ा हुआ है, हजारों उसके गुर्गे हैं। तो मैं आपको ये यकीन के साथ और प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि उसके गुर्गे नागपुर में भी हैं और सेम पैटर्न में काम कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे सेम पैटर्न कैसे है? उनका जो पैटर्न है इसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं एक्टिव हैं और कुछ महिलाएं वो हैं जो खुद पहले हिंदू थी और वो खुद कन्वर्टेड हो गई हैं, जिनसे मेरा फेस टू फेस सामना हुआ है, जिनसे मेरी बात भी हो चुकी है इस टॉपिक को लेके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नागपुर में ये गैंग चलाई जा रही है, समीर राणा पठान द्वारा ये गैंग चलाई जा रही है। उसमें उनकी पत्नी है प्रियंका चौहान उर्फ यास्मीन। वो खुद कन्वर्टेड है, जैसे सेम झांगुर बाबा के यहाँ पर जो उनकी अनुयायी थी वो हिंदू से कन्वर्ट हुई थी और फिर बाकी लोगों को भी मुसलमान बनाने के लिए वो कार्य कर रही थी। तो सेम पहले जो चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसी कई चीजें मैं पहले से फर्स्ट क्लू आपको देता हूँ कि पहला वो जो लड़की है नागपुर की प्रियंका चौहान उर्फ यास्मीन, वो सेम अपने हस्बैंड के साथ मिलके मैनिपुलेट करती है लड़कियों को और बाहर से भी इनको बहुत बड़ा फंड आता है। जिस तरह से उनके काम करने का तरीका है, लड़की को कहाँ रखना है, कार की व्यवस्था करना, ले आना, ले जाना, इसमें महिलाएं बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जिनका मैंने आपको नाम मतलब बताया। जितना मैं समझ पा रहा हूँ हम्म, कि समीर पठान हाँ और यास्मीन, हाँ, मतलब प्रियंका चौहान, उर्फ यास्मीन या जी। ये दोनों मिलकर ये गिरोह चला रहे हैं। ये दोनों मिलके और इनके साथ जो मैंने देखे हैं पर्सनल, अभी पीछे क्या है वो तो जांच में पता चलेगा। 15 से 20 लोग मैंने देखे हैं। जब मेरी समीर से मुलाकात हुई थी, वो मैं मुलाकात शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि सबसे पहले जब हमारी सिस्टर की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई गई थी तो उसमें एक नंबर निकला था, फिर उसका सीडीआर निकाला गया तो समीर का नंबर निकला। मैं पर्सनली कुछ समय पहले तक उनको नहीं जानता था। जैसे आम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा था और वो भी कहीं ना कहीं अपनी जी रहा होगा। उस नंबर से मैंने उसको जानना स्टार्ट किया। मैंने कॉल किया समीर को कि आपका नंबर सीडीआर से निकला है और ये जो लड़का है और जो मेरी सिस्टर है, आप इनको जानते हैं? बोला मैं लड़के को तो जानता हूँ, लड़का मेरे साथ है और हम लोग हैं औरंगाबाद में। तो मैंने बोला ठीक है। फिर सडनली जैसे ही फोन कटा तो मैंने वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने नंबर लेके तुरंत डाला सीडी उसमें लोकेशन ट्रेस करने के लिए, तो नागपुर में था। तो मुझे पूरी पिक्चर क्लियर हो गई पूरी। कि पिक्चर ये क्लियर हुई कि जब आप बोल रहे हो लड़का मेरे साथ में है, मैं औरंगाबाद में हूँ, आप नागपुर में कैसे हैं? फिर वो भी समझ गया कि पुलिस काम कर रही है इस पे। फिर वो धीरे धीरे मेरे को मैनिपुलेट करने लगा। लड़की तो होती है धर्मांतरण में, लेकिन एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़की के घर वालों को भी मैनिपुलेट किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? जैसे समीर, मुझे जब फर्स्ट टाइम मेरी फोन पे बात हुई थी तो वही जैसे एक लोकल गली के मोहल्ले के उठाए गुंडा। गिरे गुंडे लोग रहते हैं, उस तरह से उसकी टॉकिंग थी। कि किसी से भी पूछ लेना कामठी में या पूरे नागपुर में समीर राणा पठान कौन है। मैंने बोला ठीक है, मैं किसी से क्यों पूछूं, आपसे ही साक्षात मिल लेता हूँ, दूसरे से पूछने से अच्छा। तो मेरे को शाम तक घुमाते रहे, इवनिंग तक, यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं। फिर सडनली मैंने बोला कि अभी तुम नहीं आ रहे तो हम तुम्हारी एफआईआर ही करवा रहे। तो मुझे सदर में बुलवाया। अब आप सदस्यों की बात मैं वहाँ निकालता हूँ। तो सदर में एक सुनसान जगह है जहाँ सब्जी मार्केट वगैरह लगती है।
वो एक ग्राउंड नुमा खाली जगह है, हम्म। वहाँ पे आप सदस्यों की मैं बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 5 लोग इधर खड़े हैं, 7 लोग उधर खड़े हैं, 8 लोग इधर खड़े हैं और बीच में मैं उससे बात कर रहा था। हम्म। अब वो मुझे मैनिपुलेट करने लगा हम्म। कि देखो कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारा नाम लिखेगी और सुसाइड कर लेगी और तुम फँस जाओगे और वो भी मर जाएगी। तो हम्म। एक समय तक एक कॉमन मैन की तरह देखें तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया, अरे यार वो सुसाइड कर लेगी, फिर मैं जेल चला जाऊँगा। ये पूरा ब्रेन से खिलवाड़ है, हम्म। पूरा। क्योंकि एक जनरल आदमी जो अपना काम करके ज़िंदगी जी रहा है और एक गली के नुक्कड़ के जो उठाए गिरे रहते हैं, उनमें बहुत थिंकिंग में फ़र्क रहता है। हम्म। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, हाँ यार, ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। वो मुझे ऐसे मैनिपुलेट कर रहा था। हम्म। फिर काफ़ी सारे उसके साथ लोग थे, फिर मैं मैनिपुलेट नहीं हुआ। मैंने बोला, मुझे सब चलेगा, मुझे एड्रेस दो किधर है मेरी सिस्टर, और तुम कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि मैं औरंगाबाद में हूँ और हमारा कुछ वास्ता नहीं है, और सडनली मेरी सिस्टर तुम्हें ये बोलने लगी कि सुसाइड करके मेरा नाम लिखेगी। तो ये हम्म। तार जुड़ते गए। उनके पास बंदूकें भी थी, हथियार थे, धारदार हथियार थे, काफ़ी सारे लोग थे। तो हमने ये सोचा कि पुलिस से संपर्क किया जाए। फिर मैंने लिखित में ये सारी चीज़ें प्रताप, जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैं आपको बता रहा हूँ, प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में दिया, फिर सीपी नागपुर सीपी उस समय जो थे उनको दिया, और सदर थाने पे भी दिया। घटना क्योंकि सदर की थी तो फिर ये चीज़ें होने के बाद मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे ये हम्म। कैसे कनेक्शन हो रहा है। मेरी सिस्टर के पास एक चिट मिली, हम्म। एक पर्ची थी, रूम के झाड़ू लगाने में हमने कलेक्ट कर ली थी, क्योंकि इन्होंने मेरी सिस्टर को नागपुर स्टेशन पे छोड़ दिया था। हम्म। फिर वो उनको आगे चले गए जहाँ उनका मायका है। तो वहाँ पे एक चिट मिली, तो मैंने कॉल किया, तो उत्तर प्रदेश के ये अपना उस समय ये अकबरपुर करके कोई नाम आ रहा था, और फिर मैंने पता किया तो वो अम्बेडकर नगर बन चुका है, वो जो सिटी थी, और महिला ने फ़ोन उठाया, सबसे बड़ी बात। हम्म। और एक और गाँव में लगा, क्योंकि मैं चूँकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो वो नाम गाँव का ही था एक। बाकी अकबरपुर मुझे याद रह गया, अकबर और इनके नाम से जो भी हम्म। आक्रांता थे उनके नाम से। फिर मैंने पता किया तो वो शायद अभी अम्बेडकर नगर बन चुका है। तो ये पहला क्लू है, उत्तर प्रदेश से कनेक्शन निकला। हम्म। और समीर राणा पठान और उसकी जो वाइफ है, उनके जो नंबर आए, उनके थ्रू और हम आगे बढ़े, तो यूपी उसमें था। तो इस तर्ज पे मैं बोल सकता हूँ। और दूसरी चीज़ है, जैसे कि ये प्रियंका चौहान उर्फ यास्मीन है, इसने भी बहुत साइकेट्रिक जैसे होते हैं ना, वैसे बहुत सारे हम लोग के साथ खेल खेले। जैसे इसके पति के धमकाने पे और इनके जो गुर्गे थे उनके धमकाने से हम नहीं डरे। हम्म। तो प्रियंका चौहान ने क्या किया कि हम सभ्य समाज से आते हैं, हिंदू हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं हम लोग, और हमारे आसपास अच्छी सोसाइटी रहती है। तो इसने ये कैप्चर कर लिया कि अब इनको अलग तरीके से धमकाया जाए। वो अलग तरीका ये था कि हमारा भी साथ में ब्रेन वॉश हो रहा था। हम्म। प्रियंका फ़ोन पे मेरी सिस्टर जब बात कर रही थी तो एक बार बोला, बात कर लो, तो प्रियंका बोलने लगी, देखिए हम इस्लाम की अच्छाइयाँ बताते हैं, हम किसी का ब्रेन वॉश नहीं करते हैं और ऐसा-वैसा, इस्लाम में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके फ़ायदों से लोगों को अवगत कराते हैं कि आपकी लाइफ़ में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आप इस्लाम में आओगे तो वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएँगे। अल्लाह आपकी पूरी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा, और जानबूझ के आपको अल्लाह प्रॉब्लम में डाल रहा है ताकि आप इस्लाम की खूबसूरती देख पाओ, हम्म। कि उसको जान पाओ, समझ पाओ। हम्म। तो मैंने बोला ये सब फालतू बातें हैं, और आप इसको ब्रेन वॉश, हमारी भाषा में और साइंटिफिकली इसको ब्रेन वॉश कहते हैं। हम्म। अब आपकी भाषा क्या है वो हमें नहीं समझती। तो फिर गुस्से में उन्होंने फ़ोन काट दिया था उस समय। फिर मेरी सिस्टर को कहने लगी कि आप इनके घरवालों की वीडियोज़ बनाओ, वो हमें दो, हम वायरल करेंगे, जैसे बाकी लड़कियाँ वीडियो बना के वायरल करती हैं, घरवाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। फिर इनको धमकी दो कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, या मेरी सिस्टर गोल्ड लेके गई थी, बहुत सारा सोना था उनके हम्म। पास। वो कुछ प्रियंका ने बेच दिया, कुछ हमें मिला, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। डर के मारे उन्होंने कुछ दे दिया और कुछ प्रियंका ने बेच दिया वो। तो प्रियंका, हम पूछते थे अपनी सिस्टर से कि ये गोल्ड किधर है, हमें बताओ, क्योंकि हर माँ बाप और हर परिवार वाले छोटी से छोटी चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। सही बात। लेकिन उसका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका था कि हम उनके खिलाफ जब जाते थे कि हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं और गोल्ड किधर है, ये सारी चीज़ें किधर है, तो बोलती थी मैं कूद जाऊंगी और जान दे दूंगी और नाम आपका लिखूंगी। तो वो चीज़ प्रियंका ने कैप्चर कर ली थी कि ये सभ्य समाज से हैं और ये इनसे छोटी छोटी चीज़ों से इनको इफेक्ट पड़ता है। तो फिर वो उससे हमें पूरा साइकोलॉजिकली
कवर कर लिया था प्रियंका ने, और हमारे मतलब आपकी सिस्टर को वो वैसे मैनिपुलेट करती हाँ, थी कि और आप हमें घर भी कर वालों लिया। को डरा के रखो। डराते रहो, हम भी मैनिपुलेट हो गए थे, क्योंकि ये हम्म चीज़ फर्स्ट टाइम हुई थी। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में रेगुलर होती हैं, कई हम्म सालों में होती हैं, महीनों में होती हैं, लेकिन ये पहली बार हम हमारा सामना हुआ था, हम्म। तो हम कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे। ऐसा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ? मतलब आपकी बहन कब इनके चंगुल में फंसी और किस तरीके से वो फंसी? एक्चुअली क्या है, ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ, और मैंने जहाँ तक देखी है चीज़, क्योंकि जाँच में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी है, उसमें 1 सेकंड भी मैंने आपसे बात किया, किधर से किया, कहाँ से किया, क्यों किया, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी तो बहुत कुछ चीज़ें निकलेंगी। और समीर क्या है, समीर का जो मेन काम है, वो इवेंट कंपनी चलाता है। हम्म इवेंट कंपनी दिखाने के लिए है हम्म कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसकी आड़ में वो क्या करता है, वहाँ मैक्सिमम जो हिंदू परिवार होते हैं, उनसे मिलना होता है, और उनकी लड़कियों के नंबर निकालना होता है, और वो परेशानी जानना होता है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर वो इश्यूज़ जान के अपने धर्म के थ्रू उसका सॉल्यूशन बताता है। फिर वो वहाँ से मैनिपुलेट करना चालू करते हैं। मतलब मैक्सिमम वो अपने काम के थ्रू कोशिश करते हैं कि हिंदू परिवार और हिंदू लड़कियों से कैसे जोड़ा जाए। जिस तरीके से समीर पठान है, समीर राणा पठान नाम। समीर राणा जी, पठान, जी। ये बंदा जब आपसे पहली बार मिला, हुँ। उसके बाद से कोई आपसे कांटेक्ट हुआ उसका, या उस उसको आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने की। हम्म पहली बार कांटेक्ट भी मैंने किया था, बिकॉज़ नंबर उनका निकला था। हम्म तो मेरा तो फर्ज़ था कि हम्म मेरी सिस्टर के फ़ोन में और उस लड़के के फ़ोन में कॉल जिसका नंबर डिटेल्स है, वो आपने ली। नागपुर का ही है मेन बात, वो बंदा। हम्म तो मुझे जानना ज़रूरी था। तो हम्म मैंने पहली बार उनको कॉल किया, तो मैंने पूरी स्टोरी बताई कि वो किस तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से बंदूक और धारदार हथियार थे, और किस तरह से मुझे सुसाइड कर लेगी सिस्टर और आप जेल चले जाओगे, और ऐसा-वैसा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था पूरा। और उसके बाद मैंने उससे संपर्क किया है, कई बार किया, और आगे भी करता रहूँगा जब तक हमारी सिस्टर हमें नहीं मिलेगी। और संपर्क तो ख़ैर ठीक है, सिस्टर का भी ठीक है। मेन मुद्दा ये है जो हमारे साथ हुआ है, हम्म। मैं नहीं चाहूँगा मेरा कोई दुश्मन, मेरा शत्रु भी हो सबसे बड़ा, उसके साथ भी हो ये चीज़। लेकिन जब आपने पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया, हुँ, समीर राणा पठान हुँ, को, हुँ। तो क्या वो पुलिस स्टेशन में आया था? नहीं आया पुलिस स्टेशन में। उससे पहले ही उन्होंने क्या किया था कि मेरी जो सिस्टर थी, उनको नागपुर स्टेशन पे छोड़ा था, हम्म और उनको आगे बोला था मायके की तरफ चले जाओ और हमारा नाम-वाम मत लेना। पूरी मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि योजना होती है ना, हम्म योजना बना के आप किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं। हम्म एक बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो एक योजना बनाई जाती है कि पहले हम्म पिलर डलेंगे, फिर प्लास्टर होगा, हम्म फिर पेंट जो भी है। तो एक योजना है, और ये योजना हिंदू इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा। हम्म जब ये चीज़ें होती हैं ना, कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो, कितना भी समझदार इंसान हो, वो इनकी योजना नहीं समझ सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है उसपे। हम और आप योजनाओं पे काम नहीं करते, हम सिर्फ़ काम पे काम करते हैं। तो इनकी योजनाएँ हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे दिन जैसे बीतते गए ना, कि हम समझ गए कि हमें किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट करके, और आगे हम एक्शंस नहीं ले पाए। कुछ उनके हथियारों से हम नहीं डरे, तो हमें इज़्ज़त के नाम से डराया गया, सोसाइटी के नाम से डराया गया। वो समीर का एक टेक्नीक था। वो खुद बोल रहा था कि आपका नाम खराब होगा, लोग देखेंगे, और आपकी सिस्टर भी सुसाइड कर लेगी तो आपका क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, योजना है बहुत बड़ी, जिसमें हिंदू बहन-बेटियाँ दलदल में पूरी तरीके से फँसती जा रही हैं, और दलदल में फँसने के साथ जो उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, वो भी उस दलदल में फँसता जाएगा। इनका ऐसा पूरा चक्रव्यूह है। तो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि पहली बार आपकी बहन को समीर राणा पठान ने नागपुर के स्टेशन पे छोड़ दिया, जी, जी। फिर उसके बाद क्या अभी आपकी बहन आपके साथ ही है, या फिर वापस कुछ ऐसा हुआ कि उसी गिरोह में उन लोगों ने फिर मैनिपुलेट किया, ब्रेन वॉश यस। किया और फिर उनको वापस लेके गए? एक्चुअली क्या था, 3-4 महीने हम उनका काउंसलिंग लगवाया, और इधर से प्रियंका अपना काम कर रही थी। हम्म, हमने फ़ोन-वोन लेने की काफ़ी कोशिश की उनसे, लेकिन प्रियंका की जो ट्रेनिंग थी, वो हम पे भारी पड़ चुकी थी कि प्रियंका उर्फ यास्मीन। यास्मीन की, उसकी ट्रेनिंग हम पे पूरी भारी पड़ चुकी थी हम्म कि हम ज़रा-सा भी मूवमेंट करते थे, एक्शन लेते थे, तो हमें एक ही धमकी आती थी, मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, जो हम नहीं चाहते थे। हम्म हम नहीं चाहते थे किसी भी कंडीशन में ये चीज़ हो। हम्म फिर उनका काउंसलिंग लगाने के बाद फिर प्रियंका ने मेरी सिस्टर को कैप्चर किया, फिर ये बताती रही कि वही उनकी जो चीज़ें रहती है मैनिपुलेट करने की, उसमें फिर मेरी सिस्टर को दोबारा ब्रेन वॉश किया गया, और फिर हमारी सिस्टर करीब 2 से 3 साल हो गए हैं, हमें उसका नहीं पता है कुछ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उनका पता लगाएँ, और ये जो रैकेट काम कर रहा है, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाएँ।
तो अभी 2-3 साल हो गए ना, आपकी सिस्टर से कोई बात हुई आपकी ना, आपकी किसी फैमिली मेंबर की, या फिर कहीं से कुछ क्लू आपके पास यस, होगा कि आपकी सिस्टर कुछ नागपुर में है या नागपुर के आसपास? कुछ क्लू थे हमारे पास। हुँ, एक्चुअली क्या है, ये मैनिपुलेट इस तरह से करते हैं कि हर इंसान शत्रु है, हुँ, माता-पिता शत्रु है, भाई-बहन शत्रु है। उनकी दिमाग की कंडीशन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बॉडी वही रहती है, हुँ, शक्ल के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं पूरे, विचारधारा पूरी बदल चुकी हुँ, होती है। हर चीज़ अगर उनका ऐसा होता है उस कंडीशन में, जैसे आगरा का मैं एक उदाहरण दूँगा, हुँ, तो ग्रेजुएट अच्छी खासी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ, पहले एक को मैनिपुलेट किया, फिर उसकी बहन जैसे 18 साल की हुई, फिर उसको उसकी बहन से मैनिपुलेट करवाया और वो उस हद तक पहुँच गए थे, जो एक साधारण परिवार की बहुत मासूम सी बेटियाँ थीं, जिनकी गवाही पूरा उनका मोहल्ला दे रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ाई में थे, बहुत अच्छे संस्कार थे, वो मुजाहिदीन बनने तक तैयार हो गए। मुजाहिदीन मतलब जो लड़ाके रहते हैं, इस्लाम के लिए खून आतंकी और बहाते हैं, लड़ाके बोल। आतंकी जो अपने धर्म का नाम लेके हुँ, लोगों का खून बनाते हैं। तो इतने मासूम से बच्चे जब मुजाहिदीन बन सकते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लेवल क्या होगा। वो लेवल कल्पना करके कोई भी भारत में जो हिंदू रह रहा होगा, वो एक कल्पना करके देख सकता है कि उनके भी प्यारे से मासूम से बच्चे हैं और कल को वो मुजाहिदीन AK-47 बंदूक लेके बनने की तैयारी कर रहे हैं और ISI से कनेक्शन उनके हो रहा है। तो ये ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा? कल्पना से बाहर है। मैं कितना भी अगर एक्सप्लेन करूँ कि इनका जो लेवल है, ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उनको कहाँ ले जाते हैं, उनको अगर उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, अगर यहाँ पर रखा हुआ कोई चीज़ है, हुँ, तो वो उसको बोलेंगे एग्ज़ाम्पल कि ये चीज़ ये नहीं, ये चीज़ और कुछ है, तो वो यस करेगा। हुँ, जैसे एग्ज़ाम्पल ये लाइट है, अगर हुँ, मैं बोलूँ ये लाइट नहीं, ये फ़ैन है, हुँ, तो बोलोगे हाँ, ये फ़ैन है, आप बोल रहे हो सही है। इस हुँ, कदर उनका ब्रेन ब्रेन वॉश हो वॉश गए। होता है, तो उसकी तर्ज पे मेरी सिस्टर का हमें एक मैसेज आया था, उससे कनेक्शन है जो मैंने चीज़ हुँ, बताई। हुँ, जी। मैसेज आया था कि मैं घर आ सकती हूँ, मुझे ये वो रखना चाहोगे? तो हमने स्वागत किया बिकॉज़ हुँ, हमें पता है कि ये ब्रेन वॉश है, ये सब चीज़ों में हुँ, मासूम से बच्चे फँसते ही हैं हुँ, और हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा उनका? हुँ, तो उन्होंने रोने की आवाज़ में बोला था, वो रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। फिर सडनली हमने यहाँ से जब टीम भेजी, तो वो नहीं आना चाह रहे। तो उसकी दशा में ये इस तरह जो मैंने इतनी लंबी चीज़ एक्सप्लेन की, वो इसीलिए की कि आप उसकी मानसिक दशा समझ सकते हैं किस तरह से मैनिपुलेट किया मतलब गया है। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हुँ, 2 दिन पहले वो खुद फ़ोन हाँ, करके आपके पास रो रही थी हाँ, कि मैं आना चाहती हूँ, मुझे राइट, लेने आ जाओ, राइट। और जैसे ही आप जाते हैं टीम लेने, टीम गई तो हमारी। उन्होंने एंटरटेन करने से ही मना कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। अब वो क्या चीज़ है देखिए सर, मेरा मानना है जहाँ तक मैं भी कॉमन सेंस भी बहुत कुछ मायने रखता है आप और मेरी ज़िंदगी में, हुँ, कि इनका ट्रेनिंग जो है पहले लड़की को लाना होता है हुँ, और दूसरा सबसे बड़ा ट्रेनिंग होता है लड़की वापस ना जा पाए। हुँ, क्योंकि वापस गई, तो हमारा शासन और प्रशासन इतना मजबूत होता है कि उनको बहुत कठोर दंड मिलता है। हुँ, इतना कठोर दंड होता है कि उसके परिचित, आस-पास के लोग जो इसमें शामिल हैं, सब लोगों को बहुत अच्छी सज़ा कानून से मिलती है। तो मेरा एक और गुज़ारिश है सरकार से, इस तरह के जब केस हो रहे हैं ना, कोई भी धर्मांतरण अपना कर रहा है या इस चीज़ों में फँस रहा है, तो जो धर्मांतरण करवा रहे हैं उसका पूरा परिवार बैठे और जिनका हो रहा है उनका भी परिवार बैठे, कोर्ट भी बैठे, वो सारी चीज़ें समझें वो स्थिति किस स्थिति में हो रहा है, वो क्यों उस तरफ जाना चाह रहा है। 2 ही रीज़न होते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ या पूरे देश से पूछूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई नींद में सोया, सुबह उठा, अंगड़ाई ली और बोला चलो मैं कन्वर्जन करता हूँ अपना। ऐसा नहीं होता है, जब तक काम नहीं हो उस पे, हुँ, है ना? ऐसे डिसीज़न कोई कोई भी नहीं लेता है कि मैं सो के उठा चलो सही आज बात है। मैं हिंदू से मुसलमान बनता हूँ। ये कॉमन सेंस है, ये हुँ, हमारी सरकारों को समझना होगा, ये हमारे पुलिस अधिकारियों को समझना होगा, ये कोर्ट को भी समझना होगा कि इस पे जो काम हुआ है, आप उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करो कि उसने रीज़न क्या थे। वो हुँ। आप रीज़न सुनिए, आपको वैलिड रीज़न लगे, तो बिल्कुल कोई भी कन्वर्जन कर सकता है अपना, आपको नहीं लगे तो आप उसकी जाँच करवाइए। जिस तरीके से हमने देखा कि हुँ, ये समीर राणा पठान, जी, ये आपको लगातार धमकी भी दे रहा था, हुँ, और अभी आपका बोलना है कि आपकी सिस्टर का आपके पास क्लू है लेकिन वो आना नहीं चाह रही। हाँ। तो पुलिस की आपने कहीं सहायता लेने की कोशिश की? पुलिस में कंप्लेंट की, एफआईआर की, कुछ किया होगा आपने? मैंने वही बताया, मैंने टीम भेजी थी, हुँ, पुलिस टीम, राणा प्रताप नगर पुलिस हुँ, टीम गई थी पूरी। हुँ, उनका वीडियोग्राफी हुआ, हुँ, उनका फ़ोटोग्राफी हुआ, लेटर पे लिखवाया उनसे सब कुछ और पुलिस वाले ने खुद मुझे स्टेटमेंट दिया कि उनकी जो मानसिक दशा थी और जैसा होना चाहिए एक आम व्यक्ति का मैच्योर हुँ, जो एक होता है, बोला वैसा कुछ भी नहीं था लेकिन हम मजबूर हैं।
हमारे देश का पुलिस वाले की स्टेटमेंट है, जो कानून है वो हिंदुओं को कचरा समझता है सिर्फ। और जो फैक्ट है, मैं रोड पे ये बोर्ड लगा कर भी खड़ा हो सकता हूँ कि हमारे देश का कानून हिंदुओं के हित में नहीं है। रीजन ये है कि जब कोई लड़की इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, आप उसका इन्वेस्टिगेशन तो करो, उसकी मानसिक दशा जानो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, पता चल सकता है कि इनकी बॉडी में क्या क्या मेडिसिन दिए गए हैं और क्या क्या दिए जा रहे हैं, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लेवल के लोग बोल चुके हैं कि किसी भी इंसान को मैनिपुलेट किया जा सकता है मेडिसिन देके और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके। सब टेक्नोलॉजी आज, टेक्नोलॉजी से आप हवा में जब उड़ पा रहे हैं आसमान में कई घंटों तक, तो ये तो बहुत छोटी चीज है ब्रेन वॉश करना, बहुत मामूली चीज है, बस वो कैप्चर होना चाहिए इंसान। तो मेरा यही बोलना है कि मुझे जब पुलिस वाले ने ये दशा बताई उनकी कि ऐसा उनको लग रहा था कि मेंटली कंडीशन बहुत खराब है, उनके डिसीजन सिर्फ जबान से हैं, ना दिल से हैं ना दिमाग से हैं। तो मेरा यही सरकार से अनुरोध है, जो महाराष्ट्र सरकार अभी कानून बनाएगी, कन्वर्जन कानून जब बन रहा है ना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर उसकी मानसिक दशा जानी जाए, उसके घर वालों की दशा जानी जाए, और जो करवा रहा है उसको भी बिठाया जाए कि किस बेस पे आप करवा रहे हो। आप वैलिड चीजें हैं तो आप फेवर में दे दीजिए, इनवैलिड है तो बिल्कुल सजा दीजिए उसको। ये फोर्स कन्वर्जन को किस तरीके से आप देखते हैं? जैसे कई जिले हो या कई स्टेट्स हो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं, चाहे केरल हो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हर जगह पे ये हो रहा है। और सर, अभी नागपुर में भी खासा बढ़ा हुआ है। कन्वर्जन मतलब देश की बर्बादी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है। देश की डेमोग्राफी बदलेगी तो उससे देश को कितना नुकसान होगा। अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश का संविधान भी किस काम का, क्योंकि ये संविधान को तो मानते हैं नहीं, खुद साफ बोलते हैं ये तो शरीयत को मानने वाले। शरीयत को मानने, उनको संविधान से खुद बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो शरीयत है हम उसको मानेंगे। तो भारत में फिर बचेगा क्या? संविधान गया बाबा साहेब का, वो इसको मानने वाले हैं नहीं, सब वही करेंगे, इनको जितनी शादियां करनी है, जिस एज में करनी है, एज भी हमारा बाउंड्री रहता बैरियर है, है वो। तो कि जिस एज में करना है, कितनों को छोड़ना है कि मुझे ये पसंद नहीं तो मैंने दूसरे को पकड़ लूंगा, क्योंकि हमारे में तो है ये सब चीजें। तो आप और मैं और पूरा देश जानते हैं ये कॉमन चीजें हैं बहुत, की देश की सिर्फ बर्बादी है कन्वर्जन, और कुछ भी नहीं। मतलब भारत का अस्तित्व मिटाने की, इसको बोलते हैं ना तैयारी है, वो तैयारी है इनकी। ऐसा आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि कानून हमारा थोड़ा सा दुर्बल नजर आता है बहुत ऐसे चीजों में, जब एक बहुत कम्युनिटी के खिलाफ कोई चीज हो रही हो, वो कम्युनिटी को सपोर्ट ना करते हुए या फिर जो सही है उसका साथ ना देते हुए कानून भी उनका साथ दे रहा है जो गलत काम कर रहे हैं? कानून तो इस चीज में अगर मैं बोलूं, इस चीज में सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कानून का, कानून से ही देश चल रहा है, आप और मैं कानून से ही चल रहे हैं, हर चीज कानून से, रोड पे निकलो और बाहर। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है ना, तो कचरा है हिंदू कानून की नजर में। ये एक कॉमन, मैं सिर्फ कॉमन सेंस और कॉमन मैन हूं तो कॉमन सेंस की बात करूंगा। एक लड़की जब इतना बड़ा डिसीजन लेती है, माँ बाप उसको पाल के बड़ा करते हैं, पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है कि मुझे ये चीज करनी है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? आज छोटी से छोटी चीज पे इन्वेस्टिगेशन होती है। आपका अगर मोबाइल चोरी हो गया रास्ते से, और उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है पूरा पुलिस, किसने उठाया, कहाँ से उठाया, कैमरा जांचना, फिर अपराधी को पकड़ के पूछना कि तेरे और कौन कौन लोग हैं, कितनी बार और चुराया है। जब हमारी क्या हिंदू बहन बेटी उस मोबाइल से भी सस्ती हो गई? मैं देश से पूछ रहा हूँ, जो आपके जेब में एक फोन पड़ा है, हिंदू बहन बेटी उस फोन से भी सस्ती हो गई। जब फोन चोरी में उसके जड़ तक जाया जाता है कि पहले कितनी बार चुराए हो, कितने लोग काम करते हो, कहाँ बेचते हो, इवन आपने चुराया वो बेचने वाला भी आरोपी होता है, जिसके पास आपने सेल किया, जो खरीदेगा आपसे। जब एक छोटे से जुर्म में इतनी सारी चीजें होती है, तो हिंदू बहन बेटी के कन्वर्जन में क्या इतनी जांच नहीं होनी चाहिए कि कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बार हो चुका है, परिवार में उनके कितने लोग हैं, उनका रहना कहाँ है, उनका काम क्या है, और वो उनकी फैमिली में और कितने लोग शामिल हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी इसमें थोड़ी सी भूमिका होती है कि वो अपनी बच्ची पे या अपने बच्चे पे नजर क्यों नहीं रख पा रहे देखिए, हैं? हमारे जो हिंदू परिवार है आप बिल्कुल क्यों इतनी फ्रीडम दे के रखी है बच्चों को आजकल के जमाने में? क्योंकि अगर मैं मेरे इसमें देखूं, हमारे जमाने में हमको तो पिता के सामने आंख उठाने की भी ये नहीं थी। राइट।
तो क्यों इतनी फ्रीडम दे के रखी है? और अगर आपका बच्चा रात को देर से आ रहा है या देर से आ रही है, हुँ। तो आप क्यों नहीं उनको पूछते? क्यों आप गुड पेरेंटिंग के चलते बेसलेस पेरेंटिंग की मैं तरफ तो नहीं बढ़ रहे? एक और चीज़ बताऊँ? हुँ, हर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, जैसे हुँ, हमारे भी बच्चे हैं मंदिर ले जाना, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें साइंस ऐसी आ चुकी है, हुँ, जो मैनिपुलेट की टॉक चल रही है, हुँ, मेडिसिन की टॉक चल रही, हुँ, कि अगर वो पहली बात कोई माँ-बाप ये नहीं चाहते मेरे बच्चे खराब रास्ते पे, थोड़ी फ्रीडम उनकी खुशी के लिए देते हैं, हुँ, थोड़ी-सी, ऐसा नहीं कि वो 2-2 दिन घर नहीं आ रहे हैं। हुँ, अगर वो हम दे रहे हैं हुँ, और उसका फ़ायदा कोई समुदाय उठा रहा है, हुँ, तो वो भी तो बहुत गलत है ना। जैसे बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल हमारे किसी बहन-बेटी को घूमने की इच्छा हो रही है, मैं मनाली जा रही। अब उस मनाली में वो जिस ट्रैवल कर रही, अब ट्रैवल के अंदर कोई लड़की मिल गई, हम तो सेंसिटिव रहते हैं, सबसे प्यार हुँ, से बात कर रहे हैं, कोई मुस्लिम लड़की जैसे मिल गई, हुँ, साथ में पढ़ने वाली मिल गई, या साथ में देखिए भेदभाव तो हमारा कानून भी बोलता है हुँ, नहीं करना चाहिए। हुँ, लेकिन अभी वो स्थिति आ चुकी है कि हुँ, जैसे मेरी भी बेटी होगी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुस्लिम लड़की के साथ वो एजुकेशन ले। हुँ, क्योंकि जो केस हो रहे हैं उसके बिहाफ़ पे मैं ये बोल रहा हूँ, हुँ, कि जैसे हम अपने बच्चियों को थोड़ी अगर फ्रीडम उनकी खुशी के लिए देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई जिहादी लोग उनको मैनिपुलेट करके उनको गलत रास्ते पे ले जाएँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी घूमें, हमारे बच्चे भी सिस्टम से पार्टी करें, समय पे घर आ जाएँ। लेकिन वहाँ उसके अलावा अगर उनके स्कूल में जैसे आगरा का केस हुआ था कि उन्होंने ट्रस्ट करके उनके माता-पिता ने गलती कर दी कि तुम्हारी मुस्लिम फ्रेंड है, उसी समय एक्शन लेते थे, स्कूल से निकाल देते थे या फिर उस लड़की से दूर कर देते थे, तो इतनी नौबत नहीं आती थी। तो मैं दोनों पहलू में मैंने बात की कि थोड़ी फ्रीडम ज़रूरी है आज की डेट में क्योंकि हम बहुत एडवांस हो गए हैं। लेकिन थोड़ा नज़र रखना भी हाँ, ज़रूरी है। नज़र वही वही मैंने कहा, हुँ, गलती माता-पिता की नज़र रखने में, फ्रीडम हुँ, देने का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमारे हुँ, बच्चे एक्सप्लोर बाहर देखेंगे नहीं चीज़ों हुँ, को, बाहर घूमेंगे नहीं दुनियादारी कहाँ से सीखेंगे? लेकिन दूसरी चीज़ जो नज़र रखने की कही, वहाँ पे हमारी गलती है, हम मानते हैं। और नज़र तो ठीक है, एक्शन अगर कोई माता-पिता नहीं ले रहे, हुँ, जैसे वो मैंने जो आगरा का वीडियो देखा हुँ, 2 सिस्टर का था, उसके माँ-बाप ने गलती सिर्फ़ एक ही मानी कि हमने एक्शन नहीं लिया। हुँ, हमें पता चला, हम वापस लाए थे अपनी बेटी को। तो मैं मेरा निवेदन है, हर हिंदू के साथ अगर ये बात हुई है ना, आप एक्शन मोड में रहो। बिकॉज़ हम अपने बहन-बेटी और धर्म में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पर्सनल ज़रूर कर सकते हैं, कोई हमें कोई कुछ बोल दे या हम कहीं से कुछ जा रहे हैं या किसी से हमारी छोटी-मोटी बहस हो जाए, वहाँ चलता है। लेकिन बहन-बेटी और हमारे धर्म की जब बात आ रही है, तो उन माता-पिता से सीखो जो पछता रहे थे। ऑन कैमरा वो बोल रहे थे, जो आगरा वाली जो 2 सिस्टर्स मुजाहिदीन बनने चली हुँ। गई थी, कि हमने गलती सिर्फ़ यही की हमने एक्शन नहीं लिया। और मैं भी आज कहता हूँ, मैंने भी गलती यही की मैंने बड़ा एक्शन नहीं लिया। जो मैं अब लेने जा रहा हूँ, शायद मैं उस समय पे ले लेता था, तो आज ये हालात नहीं होते थे। आपको ऐसा डर नहीं लगता अपनी जान का, क्योंकि इतने बड़े लोगों से आप अगर भिड़ रहे हैं, जिसका कनेक्शन अगर मैं मान लूँ कि उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है, जैसे आपको कुछ एविडेंस मिले हैं, तो इतने बड़े लोगों से अगर आप भिड़ रहे हैं तो कहीं अपनी जान की परवाह आपको नहीं है, या फिर कहीं आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं पीछे हट जाऊँ यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है? देखिए, डरने का तो पहली बात सवाल उठता ही नहीं है। हुँ, इस देश में कानून है। हुँ, और दूसरी बात अगर हम अपने बहन-बेटियाँ और अपने धर्म के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, उसमें अगर हम बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो हमें चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। क्योंकि हम पर्सनल किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं कि हमारे ईगो हर्ट किया आपने या हमें आपसे बदतमीज़ी की या गाली-गलौज की। तो इसमें डर का कोई विषय नहीं है, उल्टा मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप ज़रूर देश तक पहुँचाइए कि हमारे जैसे और भी लोग हैं, सामने आएँ। आप जैसे जर्नलिस्ट लोगों से बात करें और इस देश को दिखाएँ क्योंकि मेरे हिसाब से 99% केस दबा दिए जाते हैं, 1% बाहर आते हैं। तो देश और कानून और प्रशासन और शासन समझ नहीं पाता है कि उनका रेशो क्या है। तो मैं खुद विनती करता हूँ कि अगर किसी और के साथ ये चीज़ हुई है, तो आप सामने आएँ और आपके माध्यम से वो चीज़ पूरे देश में बताएँ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। जी। अभी आपकी प्रशासन से क्या माँग है, और क्या-क्या कदम अभी तक आपने जो उठाए, जो हुँ। आपने बताया कि एफआईआर करवा दी है, अभी आपकी क्या माँगे हैं प्रशासन से? देखिए माँग ये है हमारे साथ बहुत जो बुरा हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ हमारे किसी भी हिंदू भाई-बहन के साथ हो। जल्द से जल्द बड़े-बड़े कानून लाए जाएँ महाराष्ट्र के अंदर, मैं देवेंद्र जी से भी गुज़ारिश करता हूँ इसकी और कानून नए लाए जाएँ। जैसे किसी का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, फाइन। उसको लाके उसके परिवार को और जो करवा रहे हैं, वो सब कोर्ट में रहें, उस पे एक वर्क हो,
कुछ टाइम पीरियड का, 1 महीने का, 2 महीने का, कि स्थिति क्या है करने वाले की, किस रीज़न से कर रहा है, क्या लालच है, क्या डर है, क्या प्रलोभन है, वो चीज़ों के आधार पे कोर्ट अपना फैसला सुनाए कि इनका कन्वर्जन होना चाहिए या फिर उनकी काउंसलिंग करके उनके परिवार को देना चाहिए। और आपकी बहन के लिए आप क्या डिमांड करते हैं अभी? उनके लिए डिमांड मेरी यही है कि अच्छे कानून आएँगे, तो मैं सिर्फ़ यहाँ पर अपनी बहन की बात करने नहीं आया हूँ। मेरी सारी बहनें जो हैं, इस देश की मेरी जो हिंदू बहन-बेटी हैं, मैं सबकी बात करने आया हूँ। अच्छा कानून आएगा, तो उससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा, हमारी बहन को और बाकी बहनों को भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर वक़्त निकालने के लिए और अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से झांगुर बाबा का ये प्रकरण उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ तो अभी आकर नागपुर में भी इसकी जड़ें दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से समीर राणा पठान नाम का ये व्यक्ति किस तरीके का गिरोह चला रहा है और किस तरीके से फोर्स कन्वर्जन कर रहा है और हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो लॉ मेकर्स है, क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? क्यों वो ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं कर रहे? ये बड़ी चिंता की विषय है। आने वाले समय में क्या ये फोर्स कन्वर्जन रोके जा सकते हैं और किस तरीके से रोके जा सकते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अभी तक के महाराष्ट्र की आंधी ऐसी ही चलती आ रही थी, लेकिन जब तक लॉ मेकर्स, डिसीजन मेकर्स और जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए अधिकारी है वो अपने मन पे ना ठान ले, तब तक के शायद महाराष्ट्र हो या नागपुर हो या पूरा भारत हो, उसका उद्धार होना पॉसिबल नहीं है। आने वाला वक्त, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या नागपुर की राजनीति में इस बात पे भी चर्चा की जाएगी कि हमारी जो हिंदू बहन बेटियां है वो फोर्स कन्वर्जन का शिकार हो रही है, तो उनको कैसे रोका जा सकता है। और जब भी आपके घर पे कोई नेता आए या कोई भी आए तो उनको एक सवाल जरूर पूछेगा कि हमारी बेटियां अगर सेफ नहीं है तो हम आपको वोट क्यों दें। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।